चलिए बच्चों, तो कल का डिस्कशन, तो जो एलिजिबल कंपनीज हैं उनको कितना कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स सीएसआर? एलिजिबल कंपनीज को 2% ऑफ व्हाट, और अगर मान लो 3 साल से कम के लिए एग्जिस्ट कर रही हैं तो जितने साल के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, ग्रेट एवरीवन, काफी अच्छा। अब स्टार्ट करेंगे प्रोवाइजो। तो now we'll start with the proviso part. Please here. So section number 135, सेक्शन नंबर 135 का 135 का सबसेक्शन 5 और इसका प्रोवाइजो क्या बोलता है, ध्यान से किया। प्रोवाइडेड दैट द कंपनी शैल give preference to the local area and areas around it where it operates for spending the amount embarked का मतलब क्या होता है? allotted, allocated, और सॉरी embarked नहीं, earmarked। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? earmarked। तो क्या हो गया इसका मतलब? तो कल अपने अमाउंट निकाल लिया था, इफ यू रिमेंबर। कल हमने प्रॉपर तरीके से कि भाई 2023 और 24 में कितना खर्च करना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? 23 और 24 में कितना खर्च करना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स के ऊपर। तो ये, लेकिन अब ये बोल रहे कि अब जो अमाउंट आप निकालोगे, द अमाउंट ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर, तो जो अमाउंट निकलेगा, अमाउंट ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर, अच्छा अपन वो चार्ट बना वैसा बना रहे थे ना। तो 135 सब सेक्शन 5 का प्रोवाइजो, कहाँ पे खर्च करना है आपको? व्हेन यू स्टार्ट स्पेंडिंग द अमाउंट, वेयर शुड यू फोकस ऑन, कहाँ पे फोकस करेंगे? नहीं नहीं नहीं, कहाँ पे? ठीक है, वो तो हो गया शेड्यूल 7, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? अमाउंट खर्च करते टाइम तो द अमाउंट दैट यू हैव ईयर मार्क्ड मतलब एलोकेटेड टू मेक सीएसआर स्पेंडिंग एज पर योर पॉलिसी, तो वो पैसे जो हैं आप खर्च कहाँ पे करेंगे? ऑब्वियसली एक्टिविटीज, वी नो दैट इन एक्टिविटीज, बट एरिया कौन सा होगा? अब बच्चों, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैंने कल बताया था ये प्रॉब्लम है एमसीए सर्कुलर। अब यहाँ पे लिखा है शैल गिव प्रेफरेंस। शैल गिव प्रेफरेंस का मतलब अपन अपन ऐसा इंटरप्रेट करेंगे कि भाई वहीं पे खर्च करो। नहीं, इसका जो एमसीए में सर्कुलर है, जो इसका आईसीएसआई के गाइडेंस नोट्स भी हम पढ़ेंगे, तो उसमें मतलब सिर्फ प्रायोरिटी देनी है, बाकी खर्च जहाँ पे करना है। मैं अपनी क्लास में अभिषेक को प्रायोरिटी देता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका मतलब आप लोग भी मेरे लिए उतने ही मैटर करते हैं, आप लोग भी मेरे लिए क्या करते हैं? मैटर करते हैं। सो यू कैन गिव प्रायोरिटी टू समथिंग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीजों को आप क्या करें? इग्नोर करें। तो इन ऑर्डर टू स्पेंड द ईयर मार्क्ड अमाउंट, इन ऑर्डर टू स्पेंड द ईयर मार्क्ड अमाउंट, प्रेफरेंस किसको दोगे? द प्रेफरेंस मस्ट बी गिवन to local areas around the company where it operates। और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको आएगी? Who would face the maximum problem in this? Banks। बैंक्स क्यों? बैंक तो पूरे इंडिया में ऑपरेट करता है ना अपनी ब्रांचेस से, तो बैंक के लिए लोकल एरिया क्या है? तो एचडीएफसी बैंक की ब्रांच सामने है, तो एनआई से उसके लिए इंदौर भी लोकल एरिया है।
मुंबई में उसकी ब्रांच है तो मुंबई में भी लोकल एरिया है, ठीक है। तो बैंक्स को काफी ज्यादा यहाँ पे क्या रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज प्रोवाइजो 2, 135 सबसेक्शन 5 का प्रोवाइजो 2, ये क्या बोल रहे हैं? अब बच्चों नाउ, अब अपन नाउ व्हेन वी स्टार्ट विद प्रोवाइजो 2, मैं कुछ एक एग्जांपल के साथ शुरू करूंगा, ठीक है। नाउ व्हेन वी स्टार्ट विद प्रोवाइजो 2, मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ शुरू करता हूं, कैसे मैं आपको बताता हूं। तो 2020-21, 2021-22, 2022-2023 और 2023 और 24, 300 करोड़, 300 करोड़, 600 करोड़, ये क्या है? 300 करोड़, 300 करोड़, 300 करोड़, 600 करोड़, ये क्या है बच्चों? ये पिछले 3 साल के क्या है? बच्चों ये पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट है, पिछले 3 साल के क्या है? ये नेट प्रॉफिट है। एवरेज इतना आ गया, तो 1200 को डिवाइड करो, 400 आ गया, 400 का 2% कितना हो गया? 8 करोड़। तो 2023 और 24 के दौरान सीएसआर ऑब्लिगेशन कितने का होगा? दो हजार तेईस और 24 के दौरान द सीएसआर ऑब्लिगेशन वुड बी फॉर 8 करोड़ रुपीज, राइट। 23 और 24 के दौरान सीएसआर ऑब्लिगेशन जो है टोटल कितने का होगा? 8 करोड़ रुपए का होगा। हाँ, अब ध्यान सीखना। तो ये 8 करोड़ रुपए कंपनी को कब खर्च करना है? 23-24 के दौरान। पिछले 3, मैंने अभी शुरू में ही बताया कि लास्ट 3 इयर्स के नेट प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा कि 4th ईयर में हाउ मच यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन सीएसआर। नाउ प्रोवाइडेड फर्दर दैट, second proviso, if the company fails to spend such amount, the board shall in report made under clause O of sub same, मतलब 134 सबसेक्शन 3 के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट बनाएगी, स्पेसिफाई द रीजंस फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट। क्या करना है? तो इफ द बोर्ड मतलब कितना, अगर 23 और 24 के दौरान इफ यू गो थ्रू दिस एग्जांपल, इफ द कंपनी फेल्स टू स्पेंड दिस 8 करोड़, अगर कंपनी 8 करोड़ रुपए स्पेंड करने में क्या हो गई, तो कंपनी को क्या करना है? तो 23 और 24 की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट बनेगी, कौन से ईयर की? उस रिपोर्ट में, उस साल की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में क्या करना है? स्पेसिफाई करना है। क्या स्पेसिफाई करना है? ठीक है, सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर will explain the reasons of not spending the amount in the report of in the report board of director as per section 134 का बच्चों, in case the amount is not spent, in case the amount is अगर कंपनी इस अमाउंट को स्पेंड करने में फेल हो गई। सेकंड एंड unless the unspent amount relates to any ongoing project referred to in subsection 6, मतलब unless मतलब जब तक वो अमाउंट तुमने मान लो 8 करोड़ में से कितना खर्च किया इस साल, करना था 8 करोड़, तुमने इस साल कितना खर्च किया? 4 करोड़। कितना अनस्पेंड अमाउंट है? 4 CR इज व्हाट बेटा? ये जो बचा हुआ 4 करोड़ है, दिस 4 करोड़ इज व्हाट बेटा? अनस्पेंड अमाउंट।
तो ये बोल रहा है अनलेस द अनस्पेंड अमाउंट रिलेट्स टू व्हाट बेटा, एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, जिसका जिक्र कहां पे किया है, ट्रांसफर सच अनस्पेंड अमाउंट टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 विद इन अ पीरियड ऑफ क्या बच्चों, 6 months फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल, मतलब कौन से एक्सपायर होने के बाद, खर्च कहां पे करना था, 23 और 24 में खर्च करना था। तो ये हो गया पहला प्रोवाइजो। हाँ हाँ, प्लस अब जो अनस्पेंट अमाउंट है बच्चों, कौन सा अमाउंट है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो। इसको क्या कर दो, पहली कैटेगरी कौन सी है, विच इज द फर्स्ट कैटेगरी, द अमाउंट दैट रिलेट्स टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, पहला। और दूसरा अनस्पेंड अमाउंट तो है पर वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेट, द अमाउंट डज नॉट रिलेट टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। द फर्स्ट इज, पहला हमने क्या लिखा है कि अमाउंट किससे रिलेट करता है बच्चों, अमाउंट रिलेट्स टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, और दूसरा है अमाउंट डज नॉट रिलेट टू ऑनगोइंग। अगर अगर अमाउंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेट करता है तो कोई दिक्कत, उसका हम बाद में देखते हैं, वो सब सेक्शन 6 में देखेंगे। बट अगर अमाउंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेट नहीं करता तो ये 4 करोड़ रुपए खर्च कब करना था, 23 और 24 में खर्च करना था। बट आप करने में क्या हो गए, पापा मैं हार गया हूँ पापा, फेल हो गए आप, तो क्या करना है, क्या करना है, उसको ट्रांसफर करना है। कहाँ पे ट्रांसफर करना है, अंस नहीं 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 सॉरी, कहाँ पे ट्रांसफर करना है, फंड में ट्रांसफर करना है। कौन से फंड में, चल चल बेसिकली पीएम केयर्स फंड। कौन सा फंड है बच्चों, पीएम केयर्स। तो क्या है, तो विद इन 6 months ऑफ एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कौन सा फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर में आपको खर्च करना था पर आप खर्च नहीं कर पाए, कहाँ पे ट्रांसफर करो, ट्रांसफर द फंड टू, अरे सॉरी, ट्रांसफर द फंड इन द स्पेसिफाइड फंड अंडर, कहाँ पे, अंडर स्केड्यूल। क्लियर है यहाँ तक, तो इस फंड में आप पैसे डाल दीजिए, जो जिस फंड का जिक्र कहाँ पे है, स्केड्यूल 7 में। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट इज प्रोवाइजो 3, प्रोवाइजो 2 क्लियर है। तो ये हाँ, इसका नहीं बताया मैंने आपको, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का है तो उसको कहाँ पे डालेंगे, इफ दैट 4 करोड़ रिलेट्स टू व्हाट बेटा, ये जो अनस्पेंड अमाउंट है 4 करोड़ का, अगर ये किससे रिलेट करता है, तो अब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या है ये भी अपने को नहीं पता, और उसको करना क्या है ये भी अपने को नहीं पता। तो अगर ये अनस्पेंड है तो डाल दो, बट ये अनस्पेंड क्यों है, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो इसको भी अपने पास रखो, इसको हम आगे निपटाते हैं। देखो प्रोवाइडेड ऑल्सो, नाउ कम टू प्रोवाइजो 3, 135 सबसेक्शन 6 का प्रोवाइजो 3 क्या बोल रहा है, provided also that if the company spends the amount in excess of the requirement provided under subsection, such company may set off such excess amount against the requirement to spend under this subsection for such number of succeeding financial years and in such manner as may be read। कहने का मतलब क्या है, रीड इट एक बार फिर से रीड कीजिए। हाँ जी, प्लीज रीड इट वंस अगेन, एक बार वापस से रीड कीजिए। पढ़ लिया, ओके। अब इधर देखो, कितना खर्च करना है तुमको,
तुमने खर्च कर दिया इस साल 12 करोड़, कितना खर्च कर दिया? तो व्हाट इज दिस 4 करोड़ एक्सेस स्पेंड। तो जरूरत थी 8 करोड़ करने की, तुमने 12 करोड़ खर्च कर दिया। अब ये 4 करोड़ जो एक्सेस है इसको क्या कर सकते हो? सेट ऑफ कर सकते हो। सेट ऑफ कर किसमें? अगले साल तुमको फिर अपने दो नेट प्रॉफिट का 2% फिर अगले साल भी खर्च करना पड़ेगा। तो इस साल जो आपने खर्च किया उसको वो सेट ऑफ करोगे, लेकिन कैसे सेट ऑफ करोगे? प्रिस्क्राइब मैनर में। कैसे सेट ऑफ करोगे? प्रिस्क्राइब मैनर मतलब प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं? इन केस excess amount is spent, what you have done is, आपने क्या किया है बच्चों? एक्सेस अमाउंट स्पेंड किया, तो सेट ऑफ कैन बी क्लेम। किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? वेरी नाइस, क्लेम अगेंस्ट द अमाउंट टू बी स्पेंड in succeeding years in the manner prescribed। डन बच्चों? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएंगे। एक्सप्लेनेशन for the purpose of this section, net profit shall not include such sums as may be prescribed and shall be calculated in accordance with section number 198। मैंने कल ही बता दिया था आपको नेट प्रॉफिट क्या है, मैंने कल ही बता दिया था। किसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे? सेक्शन नंबर 198। लेकिन इसमें एक चीज बोल रहा है कि जब आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो, कौन से? भाई ये नेट प्रॉफिट निकाला ना अपन ने, ये नेट प्रॉफिट, ये तो बोल रहे हैं कि नेट प्रॉफिट से आपको कुछ आइटम क्या करने हैं? हटाने हैं। जो 198 में बताया गया नहीं है, वो सेक्शन नंबर 135 बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट से आपको कुछ आइटम क्या करने हैं? हटाने। कौन बताएगा वो रूल्स? प्रिस्क्राइब्ड आइटम्स। तो नेट प्रॉफिट लिख लो, एक्सप्लेनेशन नेट प्रॉफिट will be calculated as per section as per section 198 and will not include, क्या include नहीं करेगी? the prescribed items। चलो अब हम बात करेंगे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की जिक्र कहाँ पे थी? सेक्शन नंबर 135 सबसेक्शन 6 में बोलता ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो अभी भी अपना 4 करोड़ रुपए अनस्पेंड था। 4 करोड़ रुपए जो अनस्पेंड था, अगर वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको अपने को पीएम केयर्स में ट्रांसफर करना है, स्केड्यूल 7 में। बट अगर 4 करोड़ रुपए किससे रिलेट करता है? अनस्पेंट अमाउंट अगर वो रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से, तो अपने को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन करेंगे क्या? ये अपने को कौन बताएगा? 135 सबसेक्शन 6 रूल तो हम पढ़ेंगे, पढ़ा जाओ। 135 सबसेक्शन 6 किससे रिलेट करता है? चलो सेक्शन नंबर 135 सबसेक्शन 6 किससे रिलेट करता है? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। चलिए, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स? सॉरी, बाप रे, देखो सेक्शन देखो कितना बड़ा है। चलो शैल वी, ध्यान देखो। एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट अंडर सबसेक्शन 5, 23-24 में अपना 4 करोड़ बचा था अंडर सबसेक्शन 5, परसुएंट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट।
pursuant to any fulfilling such condition as may be prescribed. और वो जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो कुछ कंडीशंस को क्या कर रहा है, अंडरटेकन बाय अ कंपनी इन परसुएंस ऑफ इट्स सीएसआर पॉलिसीज. परसुएंस मतलब अचीवमेंट. अपनी सीएसआर पॉलिसी को अचीव करने के लिए कंपनी क्या चला रही है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. और उस प्रोजेक्ट का अमाउंट क्या रखा है अपने पास, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ अमाउंट अपने पास क्या रखा है, अनस्पेंड है. कितना है, 4 करोड़. shall be transferred by the company within a period of 30 days from the end of the financial year. कहाँ पे, to a special account to be opened by the company in that behalf. in that behalf मतलब उसके लिए, for that financial year in any scheduled bank to be called the unspent CSR account. पहले इतना ही देख लेते हैं. नंबर 1, तो आपके पास कितना करोड़ बच गया, आपके पास 4 करोड़ बच गए. So that 4 crore relates to what beta? An ongoing project undertaken by the company in pursuance of CSR activity. That unspent amount will be transferred to where? To where? A special bank account opened with a scheduled bank. कितने दिन के अंदर? Within 30 days. Is that clear? इधर देखो. So in case the unspent amount relates to ongoing project which fulfills what beta? Which fulfill prescribed condition, comma, within a period of 30 days from the end of financial year. Within a period of 30 days from the end of financial year. कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, the amount will be transferred to a special account opened by the company कहाँ पे, in the scheduled bank. scheduled bank कहाँ पे डिफाइंड है, scheduled bank भी कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है, 2 clause 90 if I am not mistaken. नहीं सॉरी, हाँ 2 clause 80 या 2 clause 90, 2 clause 80 में शायद, चेक करना 2 clause 80. रुक जा अभी बाद में. आपके ना बेयर एक्ट भी ट्रांसफर कहाँ पे ट्रांसफर करना है, अच्छा, फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर? 2 clause 80 ना, स्केड्यूल बैंक का मतलब जो बैंक आरबीआई एक्ट के हिसाब से, जो बैंक आरबीआई एक्ट के हिसाब से स्केड्यूल बैंक है, दैट बैंक इज अ स्केड्यूल बैंक. ठीक है, एक मिनट, फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर मतलब हाँ, मतलब आपको क्लियरली लिखना है दिस इज अनस्पेंट सीएसआर अमाउंट, या दिस बैंक अकाउंट इज व्हाट, ये बैंक अकाउंट है अनस्पेंट सीएसआर अमाउंट ऑफ 2023-24. इधर देखो, ये 4 करोड़ रुपए, ये 4 करोड़ बचे थे आपके. ये किससे रिलेट करता है, अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से रिलेट करता है. 23-24 में प्रोजेक्ट चालू हुआ था और उसका ये 4 करोड़ रुपए बचा है, तो क्या करना है, ये पैसा जाएगा कहाँ पे, एक स्पेशल अकाउंट में. तो ये होगा अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट, कौन से ईयर का,
23, 24, ताकि अपने को प्रॉब्लम ही ना हो कि भाई 23 और 24 का अनफंड सीएसआर अकाउंट जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का था वो इस बैंक अकाउंट में जमा रखा है। इज दैट क्लियर? तो इस अकाउंट में सिर्फ इसी साल का क्या रहेगा? अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद एंड सच अमाउंट शैल बी स्पेंड बाय द कंपनी इन परसेंट ऑफ व्हाट बेटा? टुवर्ड्स सीएसआर पॉलिसी विद इन अ पीरियड ऑफ कितना? 3 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, जिस डेट को आपने ट्रांसफर किया है। फेलिंग विच, अगर आप ऐसा करने में क्या हो गए? फेल हो गए, तो ये पैसा कहाँ चला जाएगा? टू सेम फंड, जिसका जिक्र अपन ने कहाँ पे किया था? शेड्यूल 7 में। कितने के अंदर? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ व्हाट बेटा? थर्ड फाइनेंशियल ईयर। इधर देखो, लेट्स सी, इधर देखो। के बाद तो स्पेंड कब करना है? स्पेंड द अमाउंट कितने साल के अंदर? कहाँ से 3 years? वेरी नाइस। उसके बाद इफ could not be spent, if the amount could not be spent, then transfer to fund specified in फिर कहाँ पे ट्रांसफर कर दो? फिर वो पैसे को ट्रांसफर कर दो किस फंड में? जो फंड आपने कहाँ पे स्पेसिफाई किया है? शेड्यूल 7 में। कितने के अंदर? विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर। now प्लीज, हाउ थिंग्स आर गोइंग, लेट्स सी, एक बार और चेक करते हैं। तो 2023 और 2024 के दौरान आपको कितना स्पेंड करना था? 8 करोड़। 8 में से हाउ मच डिड यू स्पेंड? 4 करोड़। 4 करोड़ वॉज अनस्पेंड। ये किससे रिलेट करता था? और ये अमाउंट रिलेट करता था, किससे रिलेट करता था बच्चों? दिस अमाउंट रिलेटेड टू व्हाट? दिस अमाउंट वाज रिलेटेड टू ऑनगोइंग। तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यस। कितने कब बच्चों? ये पैसा क्या करना है? जैसे ही आपका कौन सा ईयर खत्म होगा? 31 मार्च 24, जैसे ही खत्म होगा उसके कितने के अंदर? कहाँ पे ट्रांसफर करना है आपको? ये पैसा आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना है? दिस मनी यू नीड टू ट्रांसफर टू वेयर बच्चों? अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में आपको ये पैसा क्या करना है? ट्रांसफर करना है, हाँ या ना? और जिस डेट को ट्रांसफर किया वहां से कितने साल के अंदर? 3 साल। मतलब एक मिनट, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या, उन्होंने उन्होंने क्या बोला? जिस डेट को ट्रांसफर किया वहां से 3 साल। नहीं, एक्चुअली यू आर नॉट गेटिंग 3 years। क्यों नहीं मिल रहा है? 31 मार्च 2024 को ईयर खत्म हो गया, तो अपन ट्रांसफर कब करेंगे? अपने पास 30 दिन का टाइम है, मतलब 30 अप्रैल तक अपने को ट्रांसफर करना है। 30 अप्रैल 24 तक। अब इसको खर्च कब, यूज कब करना है? 24-25। करेक्ट है। 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर यूज करना है। जिस डेट को आपने ट्रांसफर किया उस डेट के, जिस डेट को आपने ट्रांसफर किया उसके 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर अपने को क्या करना है? उस पैसे को यूज करना है। और नहीं कर पाए तो पीएम केयर्स में कब डाल दोगे? एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो थर्ड क्या है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो थर्ड वाला कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च 2027 को थर्ड फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, हाँ या ना? और यहाँ पे क्या कर दोगे? कहाँ ट्रांसफर करना है बच्चों? यहाँ से कितने के अंदर? कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे? ये पैसा आप डाल दोगे, कहाँ पे डाल दोगे बच्चों? यूल पुट दिस मनी, वेर यूल पुट दिस मनी इनटू पीएम केयर्स। मतलब वही वो जो फंड शेड्यूल 7 में बताया हुआ है।
Is that clear? Parul, clear? तक ट्रांसफर, इज दैट क्लियर? ये कैसे होता है यूट्यूब मैराथन देख के? हैं, मैं टेंशन में आ गया, मुझे कैसे हो सकता है यार, बिकॉज दीज थिंग्स आर रियली, अभी तो कुछ नहीं है, मतलब चीज़ें सिंपल है, बट यू नीड टू हैव द बेसिक्स, अगर अपने क्लियर हो गए देन दिस वुड बी गुड। बट अपने को बेसिक्स क्लियर करने, वी हैव टू अंडरस्टैंड फिलोसफी, इंडिया का सीएसआर और ग्लोबल सीएसआर, दो चीज़ें अपने को समझनी है। नाउ थर्ड, क्लियर सबसेक्शन 6? ओए, इज एवरीवन क्लियर विद सबसेक्शन 6? नाउ विल मूव ऑन टू सबसेक्शन 7. 135 का सबसेक्शन 7 वी आर गोइंग टू बिगिन। क्या बोल रहे हैं? इफ कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5, मुझे बताओ सबसेक्शन 5 के प्रोविजन को कब डिफॉल्ट कब कंप्लाई करने में डिफॉल्ट कर दोगे? 2% या तो खर्च नहीं करते, या फिर खर्च नहीं किया तो उसको 30 दिन के अंदर पीएम केयर्स में ट्रांसफर नहीं करते। सबसेक्शन 6 में कब डिफॉल्ट हो जाएगा? अनस्पेंड वाला है, उसको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में डाला, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वाला था, उसको तुमने अलग अकाउंट में डाला नहीं, या फिर अलग अकाउंट में डाला, 3 साल के अंदर यूज नहीं किया, पर अगले 30 दिन के अंदर पीएम केयर्स में ट्रांसफर, डिफॉल्ट हो गया। अब द कंपनी शैल बी लायबल विथ व्हाट बेटा? टू अ पेनल्टी ऑफ कितना? ट्वाइस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू द, जितना, तो याद देखो यार, तो इफ यू मेक डिफॉल्ट in transferring funds to fund अंडर स्केड्यूल 7, अगर आपने डिफॉल्ट किया, कहां पे डिफॉल्ट किया? फंड ट्रांसफर करने में, कहां पे? स्केड्यूल 7 में जो फंड है, या फिर किस में डिफॉल्ट किया? और द अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट, या फिर पैसे कहां नहीं डाले? सीएसआर अकाउंट में। एज द केस में भी कितने की पेनल्टी है? तो कितने की पेनल्टी है? नंबर 1, ट्वाइस द अमाउंट जितना आपको ट्रांसफर करना चाहिए था, या फिर और ₹1 CR, विच एवर इज, प्लस ये तो हो गई कंपनी की पेनल्टी। ऑफिसर इन डिफॉल्ट का क्या सीन है? हाँ, ये पेनल्टी याद रखना है, ये पेनल्टी आपको याद में रखना है, क्योंकि एक ही सेक्शन के ऊपर पूरा सब्जेक्ट ही बेस करता है। दूसरा, पेनल्टी फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट को क्या है बच्चों? पेनल्टी ऑफ कितना? 1/10 ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू सच फंड और अनस्पेंट, और 2 लाख विच एवर इज लेस, कुछ नहीं, जितना कहाँ डालना था, जितना कहाँ डालना था, स्केड्यूल 7 में या फिर अनस्पेंट सीएसआर में, उसका 10%, उसका, या फिर 2 लाख, विच एवर इज लेस। 1/10 of the amount to be transferred to unspent CSR account or fund established under section under schedule 7, or how much? Rupees 2 lakh.
whichever is or rupees 2 lakh, whichever is less. लिख लिया? चलिए, चलिए 135 का सबसेक्शन 8 देखेंगे. 135 का सबसेक्शन 8 क्या बोल रहे हैं? The central government may give such general or special direction to the company or class of the company as it consider necessary to ensure compliance of provision of this section, and such company or class of the company shall comply with such direction. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है, अगर कोई कंपनी बराबर से सीएसआर को फॉलो नहीं कर रही है या फिर सीएसआर का अमाउंट किसी एक पर्टिकुलर एरिया में खर्च कर रही है, बाकी एरिया में खर्च या एक्टिविटीज वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि बराबर नहीं चुनी है, सीएसआर पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को या फिर क्लास ऑफ कंपनी मतलब सारी प्राइवेट कंपनीज को क्या दे सकती है? डायरेक्शन दे सकती है. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स पावर टू इश्यू डायरेक्शंस. सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मिल जाती है बच्चों? एक प्रकार से पावर मिल जाती है. किसी सी पावर मिल जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स द पावर, किसी सी पावर टू इश्यू डायरेक्शन as central government thinks necessary for compliance of this section to the company or class of companies. एंड कंपनीज शैल, कंपनी के पास चॉइस नहीं है, क्या करना है उनको बच्चों? अगर कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या इश्यू किए हैं, अगर कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन इश्यू किए हैं तो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ कंपनी? कंपनी की ड्यूटी है कि उन डायरेक्शंस को क्या किया जाए? फॉलो किया जाए. इज दैट क्लियर? डन. चलिए बच्चों आगे बढ़ जाएंगे. सेक्शन नंबर 135 का सबसेक्शन 9 प्लीज हियर. लास्ट सेक्शन शायद. यस. चलिए तो क्या बोल रहे हैं? फिर द अमाउंट टू बी स्पेंड बाय कंपनी अंडर सबसेक्शन 5. सबसेक्शन 5 मतलब 2% पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का does not exceed rupees 50 lakh. The requirement under subsection 1 for constitution of CSR committee shall not be applicable and the function of committee in such case shall be discharged by whom बच्चों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. कहने का मतलब क्या है? तुम सीएसआर का क्राइटेरिया तो मीट कर रहे हो, सीएसआर का क्राइटेरिया तो क्या कर रहे हो? 500 करोड़, 1000 करोड़ और 5 करोड़. यू आर मीटिंग द क्राइटेरिया. बट जो 2% अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितना आ रहा है? 50 लाख या उससे कम. डज नॉट एक्सीड लिखा हुआ है. 50 लाख या उससे कम का सीएसआर का स्पेंडिंग आ रहा है. तो क्या करोगे? इस केस में आपने कमेटी नहीं बनाई तो जरूरत नहीं है. कमेटी के फंक्शन क्या थे? मेक, रेकमेंड, मॉनिटर. ऐसे ही था. तो ये तीनों फंक्शन कौन डिस्चार्ज कर लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. चलो लिख लो. इन केस CSR spend is less than rupees 50 lakh.
द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर्म व्हाट बेटा? कमिटी एंड द फंक्शंस ऑफ CSR committee will be discharged by the board of directors. और CSR कमेटी के फंक्शन कौन डिस्चार्ज करेगा बच्चों? कंपनी के बोर्ड, मतलब पॉलिसी बनाएंगे भी खुद, खुद को रिकमेंड भी खुद ही करेंगे, ठीक है, और CSR एक्टिविटीज जो हो रही हैं उनको मॉनिटर भी खुद ही करेंगे। इज दैट क्लियर? और लास्ट क्या है बच्चों? और इस सेक्शन के साथ सुनिएगा ध्यान से, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 464 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है नोटिफिकेशन इश्यू करके किसी भी कंपनी को या क्लास ऑफ कंपनीज को आप कंपनीज एक्ट के प्रोविजन से एग्जम्प्ट कर सकते हो। तो जो आप देखते थे ना एग्जीक्यूटिव में कि ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या इश्यू करके? नोटिफिकेशंस। चलो, तो नोटिफिकेशंस क्या है? इन केस ऑफ स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी, कौन सी कंपनी बच्चों? अगर आपकी कंपनी कहां पे इनकॉर्पोरेट हुई है? सेक्शन 135 शैल नॉट अप्लाई फॉर अ पीरियड ऑफ कितना? 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और अगर आपकी कंपनी कहां पे है? स्पेसिफाइड IFSC प्राइवेट कंपनी में, तो आपके ऊपर क्या नहीं होगा? सेक्शन 135 अप्लाई नहीं होगा। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। लिख लो नोटिफिकेशंस। इन केस ऑफ स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। पूरा सेक्शन 135 will not apply for 5 years from the date of commencement of business। चलेगा, डन। तो ये हो गया मेरा कौन सेक्शन बच्चों आपके साथ? ये हमने पूरा सेक्शन पढ़ा 135। मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग लगे तो 1-2 मिनट वापस देख लीजिए एंड प्लीज आस्क डाउट, प्लीज बोलिए बेटा। यार बुकिश लैंग्वेज तुम चाह के भी नहीं लिख सकते। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि डायरेक्टली तुम बुक से छाप सकते हो तो छाप दो, कोई दिक्कत नहीं। ओपन बुक एग्जाम का तो मतलब यही है। बट अगर कोई क्वेश्चन है कि तुम बुक में मोस्टली मिलते नहीं है, हाँ हाँ हाँ, मैं तो चाहता हूँ, मैं आई ऑलवेज से कि आप अपनी ही लैंग्वेज में लिखिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप कोई भी आंसर लिखते हैं कैसे लिखिए? खुद की लैंग्वेज में लिखिए। तो बिल्कुल हाँ, लेकिन जहाँ पे अगर मान लो किस्मत निकल गई कि ऐसा कुछ क्वेश्चन है डायरेक्टली क्या है बुक से, तो आप उठा के डायरेक्टली क्या कर दो? छाप दो। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चों, साक्षी, ऋषभ, बेटा कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। ऋषभ क्लियर है बेटा? चलो, विल प्रोसीड फर्दर। नाउ विल कम टू द रूल्स। हम कहाँ पे आएंगे? सेक्शन 469 कंपनीज एक्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है क्या करने की? रूल्स बनाने की। इन ऑर्डर टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सकती है? रूल्स बना सकती है। चलिए, नाउ तो रूल्स स्टार्ट करेंगे। अब बिफोर वी बिगिन विथ रूल्स, चल थोड़ा सा गपशप मारते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको।
हाउ कैन CSR बी सिग्निफिकेंट इन इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस हाउसेज इन इंडिया? सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल। लिखो आंसर, फाइनल में आ गए यार। लिखो कुछ तो, पेन चलाओ थोड़ा बहुत, देखते हैं तुम्हारी स्किल्स कैसी हैं। आराम से बाद में उठाना, लिखो। चलो, मैं 1 मिनट में आया।
चलिए डन। चलिए लिख लिया। चलिए रूल्स में आ जाइए। उसका आंसर के लिए एक काम करना, उसके नीचे थोड़ी सी जगह और छोड़ देना। खैर आपके नोट्स में जगह है आंसर लिखने की, डोंट वरी, नोट्स में मैंने डाली है। चलिए अब मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा सीएसआर के रूल्स। सेक्शन क्लियर हो गए सबको एकदम अच्छे से? अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट क्या है, उसका कितने दिन के अंदर अपन उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कि कितना खर्चा करना है, ये सारी चीजें। नाउ अब हम बात करेंगे रूल्स की। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट सीएसआर रूल्स। सीएसआर रूल्स 2014। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ओए व्हाट वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट। यस, और इसके अंदर सबसे पहला कौन सा है बच्चों? रूल 2 सब रूल 1। पूरे रूल्स मैंने जो भी थे एमसी के वेबसाइट से उठाए और डायरेक्टली क्या कर दिए, यहाँ पे कॉपी कर दी। तो ये एज इट इज जो रूल्स हैं ये बेयर रूल्स हैं। कौन से रूल्स हैं बच्चों? बेयर रूल्स हैं। सबसे पहला, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, मतलब कंटेक्स्ट मतलब वर्ड्स, टेक्स्ट, अगर कुछ और लिखा हुआ नहीं है तो, अगर कुछ और लिखा हुआ, एक्ट का मतलब क्या होता है? तो जब हम सीएसआर रूल्स पढ़ें और रूल्स के अंदर अपन क्या पढ़ें, एक्ट वर्ड है, तो एक्ट का मतलब वो क्या बोल रहे हैं? कंपनी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड? क्या होता है? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर व्हाट बेटा? जनरल मैनेजमेंट। एक मिनट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब होता है वो खर्चे जो कौन करेगा? एक कंपनी करेगी। कंपनी करेगी, किस चीज के लिए करेगी? जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन एंड प्रशासन, प्लानिंग, सुपरविजन ऑफ व्हाट बेटा? ऑफ CSR functions in the company, but shall not include what beta? Expenses directly incurred for what beta? Designing, implementation, monitoring and evaluation of CSR project or program। एक मिनट, तो क्या आएगा इसमें? एक मिनट, CSR फंक्शंस के, CSR फंक्शन से रिलेटेड, CSR फंक्शन से रिलेटेड जो भी क्या है, जो भी जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होंगे, खर्चे होंगे, वो हम कहाँ पे डालेंगे? कहाँ पे डालेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल सीएसआर में तुमने कोई चलो ये अपन थोड़ा सा आगे देखते हैं, ये अपने को कहाँ पे मिलेगा? मैं बता सकता हूँ बट मुझे डर लगता है कि मैंने बताया और गाइडेंस नोट्स में कुछ और लिखा है। तो बेसिकली आपके यहाँ पे जो सीएसआर का स्टाफ वगैरह है उसकी सैलरी, उसकी क्या है, जो सीएसआर का प्लान बना रहा है उसको अपने को कुछ पैसा देना है, तो ये सब किसके अंदर आता है? अपन पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवरहेड, जिसका मतलब प्रोडक्शन से कोई लेना लेना देना नहीं है।
तो जनरल मैनेजमेंट एंड, लेकिन इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा, बट शैल नॉट इंक्लूड सीएसआर प्रोजेक्ट, या फिर सीएसआर का प्रोग्राम क्या करना, डिजाइन करना, सीएसआर प्रोजेक्ट को क्या करवाना, इंप्लीमेंट बराबर हो रहा है नहीं करना, उसको चेक करना, और इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब जिस पर्पस के लिए हमने सीएसआर प्रोजेक्ट बनाया था वो पर्पस फुलफिल हुआ या नहीं हुआ। सीएसआर प्रोजेक्ट जिस जगह पे आया उस जगह के लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस आए क्या, हमारे सीएसआर प्रोजेक्ट का फायदा हुआ क्या, क्या करना, इवल। तो आप सीएसआर प्रोजेक्ट, सीएसआर प्रोग्राम को इवेल्युएट करना, मॉनिटर करना, डिजाइन करना, इसमें जो भी खर्चे करते हो ये किसके अंदर नहीं आएंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर नहीं आएंगे। एनेक्स्टर का मतलब क्या होता है, एनेक्स्टर अपेंडेड, अपेंडेड मतलब अटैच्ड, अटैच्ड विद व्हाट बेटा, जो एनेक्स्टर किसके साथ लगे हुए हैं, जो एनेक्स्टर रूल्स के साथ लगे हुए हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे। उसके बाद अब बच्चों देखो, सीएसआर वर्ड को कहीं पे भी एज सच उतना परफेक्टली डिफाइन नहीं किया है, कहीं पे भी नहीं किया। एक्ट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, बट रूल्स ने आपको बता दिया, रूल्स ने आपको बता दिया कि भाई सीएसआर का मतलब क्या। तो अभी हमको अगर कोई पूछे कि सीएसआर की डेफिनेशन क्या है तो हमको इधर उधर जाने की जरूरत है, कहाँ मिल जाएगी अपने को, कहाँ मिल जाएगी अपने को, रूल्स में। तो व्हाट इज सीएसआर, तो सीएसआर का मतलब क्या है, सीएसआर कोई प्लानिंग है, सीएसआर कोई प्लानिंग है नहीं, सीएसआर कोई कमिटी है नहीं, सीएसआर का मतलब होता है हमसे कोई पूछता है सीएसआर तो हम बताते हैं कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, कंपनी को ऐसा करना चाहिए, कंपनी को वैसा करना चाहिए, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स द सोसाइटी। नको, रूल्स बहुत क्लियरली बोलते हैं कि सीएसआर का मतलब क्या है, एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय, इन परसुएंस का मतलब एस पर, व्हाट बेटा, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन जो कहां पे है 135 में, इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स बट शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। तो सीएसआर का मतलब क्या हो गया बच्चों, अंडरटेकन बाय द कंपनी एज पर द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन विच इज कास्ट, विच इज कास्ट ऑन द कंपनी अंडर सेक्शन, कास्ट मतलब डाला गया है अंडर सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट एंड एज पर द रूल्स, एंड एज पर द रूल्स, बट किसको इंक्लूड नहीं करेगा, नंबर वन, पहला क्या है, एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ व्हाट बेटा, activities undertaken by the company in pursuance of normal course of business of the company, normal course of business of the company, खुद की, तो जैसे मेरी कोचिंग क्लास है तो मेरा मेन बिजनेस है, तो मतलब मैं टीचिंग से रिलेटेड एक्टिविटी, टीचिंग से रिलेटेड एक्टिविटी में सीएसआर में खर्च नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल एक बच्चा आया मैंने उसको 10% डिस्काउंट दे दिया, गरीब बच्चा था, तो सीएसआर में काउंट नहीं होगा। तो जो एक्टिविटी आपके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से क्या करती हैं, रिलेट करती हैं, उनको अपन क्या नहीं मानेंगे, उनको सीएसआर एक्टिविटी का हिस्सा नहीं। प्रोवाइजो क्या बोल रहे हैं, अब ये कट कर दो बच्चे, क्यों कट कर दो, क्यों कट करवा दिया मैंने, 20-21, 21-22 और 22-23 इन सालों के दौरान अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी ने क्या किया था, कोविड की दवाई के ऊपर क्या किया था, रिसर्च किया था, और उस रिसर्च में खर्चा किया था, तो अपन ने इसको क्या माना था, तो अपन ने उसको सीएसआर में काउंट किया था, क्योंकि उनका तो फार्मास्यूटिकल कंपनी का तो नॉर्मल काम होता ही ना रिसर्च करना, तो उन्होंने क्या किया, रिसर्च में पैसा लगा। तो रिसर्च क्या था उनके लिए, कोई अलग एक्टिविटी था, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस था, तो उसको माना नहीं किया था। लेकिन अभी कब तक के लिए फायदा था, 22-23 तक, लेकिन अपन अभी कहाँ बैठे हैं, अपन 24-25 में बैठे हैं, तो अभी ये कोई काम का। उसके तो और कौन सी एक्टिविटी नहीं मानोगे सीएसआर में, एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कंपनी आउटसाइड इंडिया,
इंडिया के बाहर तुम बोलते हो हमको गरीबी हटाना है, महिंद्रा एंड महिंद्रा बोलता है हमको गरीबी हटाना है, वहाँ की गरीबी हटाना है, पाकिस्तान में बहुत गरीबी है, वहाँ की आंख मोदी जी बोलेंगे साले कान के नीचे मारूंगे। क्यों? गरीबी हटाना है तो पिताजी पहले कहाँ की हटाओ? तुम्हारे देश की, जहां से तुम दुनिया भर का क्या कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ एक्सेप्ट, लेकिन एक्सेप्शन है क्या? एक्सेप्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ व्हाट बेटा? इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनल रिप्रेजेंटिंग हूं बच्चों, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और नेशनल। डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं हो, कौन से लेवल पे? तो अभिषेक स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेलता है, तो इसको एक बहुत अच्छा कोच मिला है ऑस्ट्रेलिया में। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास गया कि सर मेरा फाइनेंस कर दो, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। चलेगा क्या? हाँ। अरे हाँ ना बाबा। तो आप सिर्फ इंडिया के बाहर कौन सी कब कर सकते हो एक्टिविटी? स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो स्पोर्ट्स हैं तुम खेलने वाले हो, उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए तुम इंडिया के बाहर, अगर तुमको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती, तुमको कोई कंपनी क्या करती है, तो क्या किस में काउंट होगा? सीएसआर। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दिया, बीजेपी को दिया 10 करोड़ रुपए, अब बोले हमने सीएसआर किया, चलेगा? एक्टिविटीज बेनिफिटिंग द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एज डिफाइंड अंडर क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कोड ऑफ वेजेस 2019। ऐसी एक्टिविटी जिससे किसका फायदा हो रहा है? एम्प्लॉइज का फायदा हो रहा है, बोनस, ग्रेचुटी, पीएफ। एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय कंपनीज ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस फॉर डिराइविंग मार्केटिंग बेनिफिट्स। कहने का मतलब क्या है? फिल्म फेयर अवार्ड को तुमने क्या किया? स्पॉन्सर किया, उससे क्या होगा? खेलो इंडिया कबड्डी प्रो लीग को तुमने क्या किया? अब बोल रहे नहीं हम तो सीएसआर में कर रहे हैं यार, कबड्डी रूरल स्पोर्ट है उसको प्रमोट करें। अरे तुमको क्या फायदा हो रहा है ना उससे? महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रेजेंट्स कबड्डी प्रो लीग, तुम्हारे को क्या मिल रहा है? पैसा नहीं, मार्केटिंग। यू हैव स्पेंड मनी, बट आपको मिल क्या रहा है? तो भी सीएसआर में काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद एक्टिविटीज कैरिड आउट फॉर फुलफिलिंग व्हाट बेटा? एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन लाइक सेम, अपने एम्प्लॉइज को तुमने क्या दिया? बोनस, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, सैलरी, ये सब दिया। क्यों दिया तुमने? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, बिकॉज दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ। तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस को क्या करने के लिए? फुलफिल करने के लिए। अगर आप क्या कर रहे हो, कुछ खर्चे कर रहे हो, तो उसको हम कहाँ नहीं काउंट करेंगे? सीएसआर में। तो ये हो गया बच्चों का एसआर का डेफिनेशन। चलो हाँ बेटा प्लीज बताइए। क्या करके? पॉटहोल्स को भर के, यस। नहीं, वहां पे वो ऐसा साइन लगाया होगा, सीएसआर इनिशिएटिव बाय डोमिनोज। तो उस तो उसके ऊपर डिस्प्यूट हो, तो उसके ऊपर डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होगा। नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब आप, इफ यू स्टिक टू द लॉ, तो वो बोल रहे स्पॉन्सरशिप बेसिस पे कोई काम करना मार्केटिंग बेनिफिट है, लेकिन डोमिनोज ने स्पॉन्सर किया, खुद से गड्ढे भरे, तो उसका कोई मार्केटिंग बेनिफिट नहीं, उल्टा दैट वुड एनकरेज, दैट वुड। अब फिर तुम बोलोगे ऐसे में सभी आ जाएगा, फिर वो चौराहे, टाटा ने, टीसीएस ने वो चौराहे वोराहे को ब्यूटिफिकेशन किया बाईपास पे अंडर सीएसआर, तो लिखेगी यार, सीधी बात, अब उतना तो करेंगे ना। अब मान लो किसी कंपनी ने रोड बना दिया गांव का, तो वो तो बताएगी ना कि ये रोड हमने बनाया है, तो उसका मार्केटिंग बेनिफिट क्या? वो तो एक्टिविटी। स्पॉन्सरशिप, जब तुम क्या करो, जब आप स्पॉन्सरशिप पे कोई काम करें, जैसे कोई कबड्डी लीग हो रही है, आईपीएल हो रही है, तुमने उसकी स्पॉन्सरशिप ली, तो ये मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान कर रहे हैं, तुमने उसकी स्पॉन्सरशिप ले ली। अभी गणेश फेस्टिवल हो रहा है, तुमने उसकी स्पॉन्सरशिप ले ली, तुमको इसका क्या क्या मिलता है? व्हाट यू गेट? यू गेट द मार्केटिंग बेनिफिट। इसलिए हम उसको किसका हिस्सा नहीं मानेंगे? सीएसआर का हिस्सा नहीं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लिखो क्या क्या है। सीएसआर रूल्स 2014।
CSR. It means the activities undertaken by the company it means the activities undertaken by the company to discharge statutory obligation under section 135. ठीक है. इट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं करता? पहला, एक्टिविटीज इन दूसरा, और क्या इंक्लूड नहीं करता? अमाउंट स्पेंड आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेनिंग. तीसरा, यस, स्पॉन्सरशिप्स और मार्केटिंग बेनिफिट्स. और क्या था? एक्टिविटीज benefiting employees under code of wages. ठीक है. एक्टिविटीज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस. एक्टिविटीज अंडर व्हाट बेटा? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस के अंदर जो भी एक्टिविटीज कंपनी करती. डन. चलिए आगे बढ़ेंगे. दूसरा, नेक्स्ट देखना क्या है? सीएसआर कमेटी का मतलब क्या होता है रूल्स के हिसाब से? वही कमेटी जो आपने किसके हिसाब से बनाई थी? सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 के हिसाब से कमेटी बनाई जिसमें 3 डायरेक्टर थे इंक्लूडिंग 1 आईडी. दूसरा, सीएसआर पॉलिसी का मतलब क्या होता है? सीएसआर पॉलिसी क्या है ये एक्ट में बताया नहीं है. सिर्फ क्या बताया था? इंडिकेटिंग द एक्टिविटीज एंड एक्सपेंडिचर. इंडिकेटिंग द, ये बताया था. बट क्या है वो बताया नहीं था. उसके अंदर क्या होगा वो बताया था. तो क्या है बच्चों? सीएसआर पॉलिसी का मतलब है एक स्टेटमेंट. सीएसआर पॉलिसी का मतलब क्या है? स्टेटमेंट. स्टेटमेंट मतलब लिखित शब्द. सीएसआर पॉलिसी का मतलब क्या है? स्टेटमेंट्स कंटेनिंग. तो लिखित शब्द हैं जिसके अंदर क्या है? कंपनी की अप्रोच एंड डायरेक्शन गिवन बाय द बोर्ड ऑफ द कंपनी टेकिंग इनटू अकाउंट रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट बेटा? स्टेटमेंट है जो क्या बताता है आपको?
ओए, सीएसआर पॉलिसी के अंदर क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट्स है जो आपको क्या बताएंगे? कंपनी की अप्रोच। कंपनी की अप्रोच मतलब कंपनी का रुख। कंपनी का रुख और डायरेक्शन जो किसने दिए हैं? निर्देश जो किसने दिए हैं? कंपनी के बोर्ड ने। किसके रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए? एंड इंक्लूड्स व्हाट बेटा? एंड ऑल्सो इंक्लूड्स क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर व्हाट बेटा? सिलेक्शन, implementation and monitoring of activities as well as what beta? Formulation of annual action plan. एक मिनट। तो व्हाट इज सीएसआर पॉलिसी? एक मिनट, सबसे पहले सीएसआर कमेटी का मतलब क्या हो गया? सीएसआर कमेटी का मतलब क्या हो गया? कमेटी अंडर सेक्शन नंबर 135 सबसेक्शन नेक्स्ट इज सीएसआर पॉलिसी। अगला है बच्चों सीएसआर पॉलिसी। क्या है सीएसआर पॉलिसी? स्टेटमेंट दैट कंटेन्स। क्या है बच्चों? अप्रोच एंड डायरेक्शंस गिवन बाय होम बच्चों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आफ्टर कंसीडरिंग व्हाट बेटा? ऑफ होम बच्चों? ये तो हो गया यहाँ पे, इतना तो हो गया। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के लोगों को क्या डायरेक्शंस दे रहे हैं कि तुमको क्या क्या करना है? तो सीएसआर पॉलिसी में क्या आ जाएगा? अप्रोच, कंपनी का रुख क्या है? कंपनी का रुख क्या है? और डायरेक्शंस, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या डायरेक्शंस दे रहे हैं? सीएसआर की एक्टिविटीज के बारे में क्या डायरेक्शन दे रहे हैं? किसके ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए? कमिटी। एंड ऑल्सो इंक्लूड, प्लस, प्लस, और किसको इंक्लूड करता है? प्लस सीएसआर पॉलिसी में क्या होगा? सीएसआर पॉलिसी में यू विल ऑल्सो फाइंड गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल मतलब दिशा दिखाने वाले नियम। दिशा दिखाने वाले नियम किस चीज के लिए? फॉर, क्या करने के लिए? सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ व्हाट? ऑफ व्हाट? सीएसआर एक्टिविटी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ व्हाट बेटा? एनुअल एक्शन प्लान। आई जस्ट टेल, जस्ट एक बार लिख लो, मैं लिख लिया, मैं बताता हूँ। सब लोग लिख लिया? यस। तो बच्चे बहुत अच्छी चीज उन्होंने लिखी है, दे हैव रियली डन अ गुड जॉब हियर। तो सीएसआर पॉलिसी के अंदर क्या होगा? सबसे पहले तो स्टेटमेंट जिसके अंदर क्या है? अप्रोच एंड डायरेक्शंस गिवन बाय होम बच्चों? गिवन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसको ध्यान में रखते हुए? तो सीएसआर अप्रोच को हिंदी में बोलते रुख, कि हमारा क्या रुख होगा, क्या रवैया होगा, किसको लेकर?
CSR को लेके प्लस डायरेक्शन दैट CSR में हम इतना अमाउंट स्पेंड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक्टिविटी कौन सी होगी। और उसके बाद इसमें क्या होगा बच्चों, गाइडिंग प्रिंसिपल मतलब एग्जाम्पल की CSR के लिए हम वो एक्टिविटी चुनेंगे, जिससे जिससे आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो। हम प्रायोरिटी लोकल एरिया को देंगे। उसके बाद CSR के लिए हम अलग टीम बनाएंगे। क्या है बच्चों, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है। और ये गाइडिंग प्रिंसिपल के हिसाब से तुम क्या फिक्स करोगे, आप नहीं, गाइडिंग प्रिंसिपल आपकी मदद करेंगे किस चीज़ में। CSR देखो शेड्यूल 7 में तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, आप कौन सी एक्टिविटी देन सिलेक्ट करने के बाद इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, हम अलग टीम बनाएंगे। और इम्प्लीमेंट करने के बाद मॉनिटर कैसे करोगे। और प्लस एनुअल एक्शन प्लान, मतलब जो तुमने एक्टिविटी सोची है उसमें एनुअल मतलब आपकी एनुअल में एक साल में प्रोग्रेस कैसे करोगे, मतलब कितनी एनुअल एक्शन प्लान, मतलब इफ आई आस्क पारुल व्हाट्स योर एनुअल एक्शन प्लान, विल से मी कि सर एक साल के अंदर आई हैव टू टेक, मेरे को CS फाइनल क्लियर होना चाहिए, दिस इज व्हाट एंड आई विल बी टेकिंग एक्शन। तो व्हाट एक्शंस वुड यू लाइक टू टेक, तो आपने पॉलिसी तो बना ली है, तो पॉलिसी तो आपकी लॉन्ग टर्म की 20 साल की पॉलिसी होगी, बट इस साल क्या करने वाले हो, व्हाट विल बी द एक्शन प्लान फॉर 25-26। तो CSR पॉलिसी में गाइडिंग प्रिंसिपल भी होंगे, जिन प्रिंसिपल के अनुसार, जिन प्रिंसिपल के आधार पे क्या करोगे आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे, इंप्लीमेंट कैसे करोगे आप ये डिसाइड करोगे। तो जैसे आपने CS किया तो इसके पीछे भी गाइडिंग प्रिंसिपल थे कि आपको CA में इंटरेस्ट नहीं था, यू वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, अच्छी जिंदगी आपको पसंद नहीं आ रही थी बिना स्ट्रेस की, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो बहुत सारे आपके वहां पे क्या थे, गाइडिंग प्रिंसिपल। तो गाइडिंग प्रिंसिपल आपकी किस में मदद करते हैं, टू टेक अ डिसीजन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हो गया हमारा CSR पॉलिसी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है बच्चों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी व्हाट बेटा, international organization to which the provision of the schedule to the said act apply। मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, नोटिफाई किया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट। और इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये अपने को कब काम आएगी, अभी काम आएगी, जब अपन शेड्यूल 7 पढ़ेंगे तब काम आएगी। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सेक्शन 135 एप्लीकेबल होगा, रूल्स एप्लीकेबल होगा, या शेड्यूल 7 एप्लीकेबल होगा, शेड्यूल 7 जिसके ऊपर, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा, शेड्यूल 7। नेट प्रॉफिट, इफ यू रिमेंबर नेट प्रॉफिट एक्सप्लेनेशन बताया था कि नेट प्रॉफिट में प्रिस्क्राइब्ड आइटम्स को हमें क्या नहीं करना है, नेट प्रॉफिट में प्रिस्क्राइब्ड आइटम्स को हमें इंक्लूड नहीं करना है। ये अपन कल पढ़ते हैं, आज के लिए बस करते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए बस करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों 4 बजे आपका क्लास होगा अगला, प्लीज तब तक आपको जो करना है कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए।